ओके, तो हेलो एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम तैयारी कर रहे थे क्लास 12th विषय जीव विज्ञान की, जिसमें हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उन सभी चैप्टर्स की नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो जिन भी मित्रों को नोट्स नहीं मिली है वो जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट्स पर जाएं और वहां पर हर चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जा कर के वहाँ से तैयारी भी कर लें और नोट्स को भी डाउनलोड कर लें। इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 अर्थात अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ। हमारी जो इकाई है लास्ट इकाई यह है और यह इकाई जो है वो 14 नंबर की है, अर्थात इसमें 2 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो आप मान के चलिए कि मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यदि आप पढ़ेंगे रेगुलर वीडियो से तो आपको यह चैप्टर बहुत आसान लगेगा भी। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे टॉपिक नहीं हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको जानकारी भी अच्छी देंगे और नंबर भी अच्छे देंगे। सबसे पहला है जीव और पर्यावरण, फिर है जीव का वासस्थान और कर्मता, और फिर समष्टि। समष्टि जितनी बार भी आए आप उसे पॉपुलेशन से ही भी समझिएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जबकि समष्टि शब्द बहुत कम यूज किया जाता है। पॉपुलेशन का ही अर्थ आगे चल कर के आप बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो समष्टि का मतलब पॉपुलेशन ही होता है। एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है, जीव के अंदर कौन कौन सी अनुकूलन की क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन से करता है, अर्थात एक पॉपुलेशन में रहने वाले जीव आपस में कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि सह-उपकारिता, स्पर्धा जिसे कंपटीशन बोलते हैं, और परभक्षण दूसरे को भक्षना या खाना, परजीविता। ये जो पारस्परिक क्रियाएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। तो ये 2 नंबर ज़रूर आपको मिल जाएंगे। और फिर है समष्टि गुण, जिसमें समष्टि की वृद्धि अर्थात पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और उसमें आयु वितरण कैसे होता है। अर्थात जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जिनसे कि आपको पॉपुलेशन के बारे में, जीवों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा, और वह है जीव और पर्यावरण, जिसमें हम लोग बारी बारी से जीव और पर्यावरण के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे जीव और पर्यावरण में क्या क्या संबंध है, पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला है जीव और पर्यावरण, जिसमें हम जान लेते हैं जीव के बारे में। तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी पर प्रत्येक जीव एक निश्चित जीवन काल तक ही अपना जीवन यापन करता है एवं उसका समस्त जीवन जो होता है वह वातावरण की अनुकूलनशीलता पर ही निर्भर करता है। यदि कोई जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यथा हम कह सकते हैं कि जीव से संबंधित जो जीवन नामक शब्द है इसको स्पष्ट रूप से इतनी जल्दी परिभाषित नहीं किया जा सकता, या इसको परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है। यदि हम उदाहरण में दर्शन शास्त्र को लेते हैं तो दर्शन शास्त्र में जीवन को संगठित जीव पदार्थ कहा गया है, जो अपने पर्यावरण से ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है, जो सदैव क्रियाशील होता है तथा परिवर्तनशील होता है। इसे ही हम जीवन कह सकते हैं। दार्शनिकों के अनुसार जीवन अमूर्त है, अर्थात एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। जीवन को आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप महसूस कर सकते हैं कि यह व्यक्ति जीवित है। इसका मतलब यह है कि हम जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कहा जा सकता है कि जीव का निर्माण करने वाले विशिष्ट पदार्थ, जिन्हें हम प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित करने वाली विशिष्ट प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, चलन जिसको लोकोमोशन बोलते हैं, श्वसन, जनन आदि की जो अभिव्यक्ति होती है अर्थात जो प्रेजेंटेशन होता है, इसे ही हम जीवन कह सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को ही जैविक क्रियाएं कहते हैं। बात करें जीव क्या है, ये बात हम कर रहे थे कि जीवन क्या है। जीवन जिसमें पाया जाएगा उसे ही हम जीव कहेंगे। तो जीव द्रव्य जो है एक प्रकार का संगठित द्रव्य होता है। आप इसके बारे में फर्स्ट ईयर की क्लास में बहुत डिटेल में ज़रूर पढ़े होंगे। यह क्या करता है, इसमें लगातार प्रक्रियाएं होती रहती हैं और यह ही
जीवन का भौतिक आधार होता है। इसको हेक्सले ने जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा था और जीव द्रव्य की जैविक स्थिति को ही जैव दशा या सजीवता कहते हैं। अर्थात हम अगर एक लाइन में इसको परिभाषित करें तो वह जिसमें जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं सजीव कहते हैं। जैविक क्रियाएं ही जीव की सजीवता का प्रमाण है। यदि कोई वस्तु है जिसमें जैविक क्रियाएं पाई जा रही हैं तो उसे हम सजीव वस्तु कहेंगे। यदि उसमें जैविक क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसे हम निर्जीव वस्तु कहेंगे। प्रमुख जैविक क्रियाओं में यदि हम बात करें तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन, यह जो है वो प्रमुख रूप से जैविक क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में डिटेल में आप पिछली क्लासों में अच्छे से ज़रूर पढ़े होंगे। आगे यदि बात करें तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण की विशिष्ट इकाई होती है। जैसा कि हमारे शरीर की छोटी से छोटी इकाई सेल होती है, ऐसे ही हर जीव पर्यावरण की एक इकाई होता है और पर्यावरण पर ही पूर्णतया निर्भर रहता है। वह चाहे छोटा से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव है, वह निर्भर तो पर्यावरण पर ही होता है। जैसे यदि हम मान लें तो जीव जो है वह भोजन के लिए अन्य जीवों एवं पादपों पर निर्भर होता है जो कि वातावरण के जैविक तत्व हैं, तथा ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जीव आवास है, प्रजनन है, श्वसन है, जल आदि के लिए भी वातावरण पर निर्भर करता है जो कि ये सब क्या है, अजैविक तत्व हैं। तो ऐसे हम कंप्लीट रूप से कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जो होता है वह किस पर डिपेंड होता है, पर्यावरण पर ही डिपेंड होता है। इस तरह से पर्यावरण और जीव आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंधित होते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं आगे कि जैसे ही हम जानते हैं कि हमारे जीवन की जो आधारभूत इकाई होती है वह होती है कोशिका। अब यही कोशिका धीरे धीरे एक बड़े जीव का भी निर्माण कर लेती है और ये जीव जो हैं इनके जैसे बहुत सारे जीव मिल करके एक जैव मंडल का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात जैसे हमारी सेल से एक हमारे जीव यानी हमारी बॉडी का निर्माण हुआ, ऐसे हम जैसे अनेकों जीवों को मिलाकर, छोटे छोटे बड़े बड़े सभी प्रकार के जीवों को मिला करके बायोस्फीयर का निर्माण होता है जिसे जीव मंडल कहा जाता है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव मंडल क्या है, तो ऐसे में आप दे सकते हैं कि जीव मंडल जो होता है वह छोटे छोटे बहुत सारे जीवों से मिल करके जीव मंडल बना होता है। या एक लाइन में आप परिभाषा दे सकते हैं, जीव मंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहां सभी सजीव निवास करते हैं। यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायु से सम्मिलित होता है। जो जीवमंडल होता है वह प्रायः समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे से, अर्थात समुद्र तल के 6 किलोमीटर नीचे से लेकर के वायु में 8 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। अर्थात ये अगर पृथ्वी है तो इसके 6 किलोमीटर नीचे तक और 8 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम यदि बात करें कि जीवमंडल का निर्माण कैसे होता है तो सबसे पहले आप समझिए कि जीवमंडल में ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक ही जीव की विभिन्न प्रजातियां आपस में जो मिलती हैं या एक ही जाति की जो विशेष जाति हो, जाति समझ रहे हैं आप, एक जीव की जाति जो है, जाति का अर्थ ही होता है जो आपस में प्रजनन कर सके और जिनके प्रजनन के बाद संतान उत्पत्ति हो जाए वो एक जाति के बोले जाते हैं। तो एक जाति का जो संपूर्ण समूह है वह समष्टि अर्थात पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे मानव की पॉपुलेशन है, डॉग की पॉपुलेशन है, बकरी की पॉपुलेशन है, तो इन सब की पॉपुलेशन होती है। अब ये जब एक प्रकार हमने कहा नहीं कि एक जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। अब ऐसे यदि हम बात करें तो एक से अधिक समष्टियों का समूह अर्थात अंतरा प्रजातीय संबंध जिनमें दूसरे पॉपुलेशन नहीं, 2 अलग अलग या 3 अलग या कई अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ मिल रहे हों, एक स्थान पर रह रहे हों, तो उसको समुदाय या कम्युनिटी कहा जाता है। फिर यदि आगे बात करें तो एक से अधिक समुदाय अर्थात जिसमें सजीव तथा निर्जीव व अन्य सभी आपस में जुड़ जाएं तो उसे ही बोलते हैं इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम में हम आगे चल के बहुत डिटेल में इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। अब आगे बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक
समुदायों का समूह, दो या दो से अधिक समुदायों या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम का जो समूह होता है वह कहलाता है बायोम। और बायोम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर जैसे जल में रहने वाले इकोसिस्टम और स्थल के इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हों, वहाँ एक विशेष प्रकार की जाति पाई जा रही हो, उसे ही हम बायोम कहते हैं। और कई सारे बायोम मिल करके या अनेक बायोम का समूह या जीवों का समूह ही जीवमंडल कहलाता है, जो कि हमने पहले इसकी परिभाषा बता दिया कि जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ सजीव निवास करते हैं या स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के रूप में विद्यमान होता है। चलिए, ये थी बातें जीव और जीवमंडल के बारे में। आगे बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। हालांकि छोटी छोटी क्लासों में आप पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से जानते आ रहे हैं, चाहे वह क्लास 4th हो, 5th हो, 6th हो, पर्यावरण की स्टडी बहुत छोटी क्लासों से ही स्टार्ट हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण होता है वह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, परिधर आवरण, जिसका अर्थ होता है परिवृत्ति या चारों तरफ से घेरे हुए। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ होता है एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, अर्थात हर वह चीज़ जो जीव के चारों ओर उपस्थित है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और यह जो वस्तु होगी वह जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर प्रभावित करेगी। तो इससे एक परिभाषा निकल के आती है कि जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। अब आगे बात करते हैं। ऐसे तो आप जानते होंगे कि पर्यावरण में दो विशेष प्रकार के घटक होते हैं, चूँकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारी हेडिंग होगी पर्यावरण के घटक, जहाँ पे जानेंगे जैविक घटक और अजैविक घटक। आपने देखा होगा इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण। तो पर्यावरण को मुख्य रूप से, चूँकि पर्यावरण मिलकर बना होता है तीन चीज़ों से, स्थल, जल और वायु, तो हमारे पर्यावरण तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, स्थल यानी भूमि, जल और वायु। तो इसीलिए इसे तीन भागों में बांट दिया गया है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर और इसके बाद हाइड्रोस्फीयर और फिर लिथोस्फीयर, यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल पर्यावरण के तीन रूप होते हैं। यही तीनों रूप आपस में सब संगठित होकर के क्या बनाते हैं, जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ आवरण होता है, और इसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित पारदर्शी गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जो होता है वह पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है, और हम बिल्कुल इसको जानते हैं, पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचे तक गैसों का यह आवरण होता है, यानी अधिकतम ऊंचाई इसकी 300 किलोमीटर होती है। अर्थात अब जब 300 किलोमीटर के ऊपर भी हम जा सकते हैं, वहाँ पर गैस बिल्कुल कम होंगी और धीरे धीरे यही वायुमंडल निर्वात अर्थात अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और इसके जब हम रूप अभी पढ़ेंगे कि इसके विभिन्न जो सतह हैं, परतें हैं, उनके बारे में जानेंगे, तो भी जानेंगे कि इसका विस्तार जो है वो अनंत तक होता है, अर्थात जा कर के अंतरिक्ष में ही यह वायुमंडल विलीन हो जाता है। तो हम यह मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर तक वायु पाई जाती है, और जो लगभग 95% गैस होती है वह पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक ही फैली होती हैं। अर्थात जितनी भी वायुमंडल का प्रेशर है वह 20 किलोमीटर तक ही अधिक होता है, इसके ऊपर गैसों की मात्रा बहुत कम होती है। बात समझ में आ गई है। और अगर हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। यदि हम इनका मिश्रण देखें तो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते हैं कि जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें कौन सी गैस अधिक है या किस गैस का कितना % होता है। तो आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन होती है जनरली हम लोग जानते हैं 78% होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन का % होता है 21% बोला जाता है, 21% बोला जाता है। ऐसे ही आर्गन जो है वह 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% होती है, मीथेन गैस होती है 0.000
0.02%। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस जो होती है देखिए कितनी कम होती है, 0.00005% होती है। तो यह था कंपोजिशन ऑफ वायु, अर्थात वायु का संगठन क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर 5 स्तरों में बांटा जाता है। वैसे जनरली 6 स्तर भी हम आपको बता देंगे कि इसमें 6 लेयर्स होती हैं, लेकिन जनरल रूप में हम क्या कह सकते हैं, 5 स्तरों में बांटा जाता है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर राइज होता है। यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नीट में तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप समझ ज़रूर लीजिएगा। हमारे वायुमंडल के बारे में तो हमें ज़रूर जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ का अर्थ होता है दुख, है ना, दुख कह सकते हैं, या सभी प्रकार की हानिकारक गतिविधियां जितनी भी होती हैं वायुमंडल में वो यहीं पर होती है, अर्थात वर्षा होना, बादल बनना, बिजली गिरना, आंधी तूफान आना, यह सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। और यह पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर कह सकते हो, या 18 किलोमीटर ऊंचाई तक यह पाया जाता है। तो यह मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक का भाग है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। बादल बनना, बिजली का चमकना आदि सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। हम यह जानते हैं कि हमने एक जनरली बता दिया कि 16 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, लेकिन यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो होती है क्षोभ मंडल की वह 18 किलोमीटर होती है, जबकि जो ध्रुव होते हैं ध्रुव से सिर्फ 8 किलोमीटर होती है। हमने यह इसलिए बता दिया कि यदि बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 किलोमीटर ही आपको लगाना है। वैसे औसत रूप से हम कह सकते हैं कि 16 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। अब जो अगला मंडल है वह है समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, कई बार हिंदी में ना पूछकर इंग्लिश में ज़रूर पूछ लेता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर, और यह बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इसी में ओजोन की परत पाई जाती है। यह क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। इसकी निचली सतह पर ओजोन की अधिक मात्रा होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह ओजोन परत ही सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण होती है उसको परावर्तित कर देती है, अर्थात वापस लौटा देती है, जिस कारण हम जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरण है उसके हमले से बच जाते हैं। अब होता क्या है कि ओजोन परत में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण समताप मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता रहता है, और यह बढ़ता जाता है फिर आगे बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो समताप मंडल के बाद जो अगला मंडल है वह है मध्य मंडल। क्या है, मीजोस्फीयर। तो मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। लगभग 50 से लेकर के 50 तक तो समताप मंडल था, और फिर 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक यह फैला होता है। और यहीं पर मध्य मंडल, और इसके बाद जो अगला हम पढ़ने वाले हैं आयन मंडल। मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य ही एक मंडल और पाया जाता है, चूँकि ये वह इन दोनों के बीच मिक्स होता है, उसको बोला जाता है ताप मंडल या थर्मोस्फीयर। याद रखिएगा, तो वह कहाँ पाया जाता है, मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य पाया जाता है। बात समझ में आ गई। मध्य मंडल की जो ऊपरी परत का तापमान सबसे कम -2 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा जब सबसे अधिक होता है तो वह 92 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम बात करें थर्मोस्फीयर यानी ताप मंडल की, चूँकि हमने बताया मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर के मध्य एक विशेष संगठित मंडल पाया जाता है जिसे हम थर्मोस्फीयर बोल सकते हैं। तो इस मंडल का तापमान बहुत उच्च होता है, लेकिन वायु का घनत्व कम होने के कारण बहुत कम वायु को यह रख पाता है, जिस कारण कोई भी घनत्विक पदार्थ तापमंडल में जब यह रहता है तो दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट जो मंडल है वह है आयन मंडल। क्या है, आयन मंडल, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर, ये यन लिखा हुआ है।
आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, और आयन मंडल में व्याप्त उच्च विद्युत चालकता ही रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित करती हैं। यह मंडल मध्य मंडल से लेकर के वायुमंडल के भी ऊपर तक होता है, मतलब वायुमंडल जो है उसमें भी यह मिक्स होता है। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। आयन मंडल में उत्तरीय ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणीय ध्रुवीय ज्योति देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पर विशेष प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। आपने जब भी देखा होगा जो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं वो अधिकतर आयन मंडल के आसपास ही छोड़े जाते हैं। तो यह मंडल मध्य मंडल एवं वायुमंडल तक फैला होता है, 85 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। आयन मंडल में व्याप्त उच्च विद्युत चालकता ही रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित करते हैं। और जो लास्ट वायुमंडल का जो लास्ट है वह है वायुमंडल, क्योंकि पर्यावरण को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था वायुमंडल, दूसरा था जलमंडल और तीसरा था स्थल मंडल। तो भूलिएगा नहीं, 3 में बांटा था, अभी हम पहला ही पढ़ रहे हैं। तो इसका विस्तार अनंत है, यह अंतरिक्ष में विलय हो जाता है। यहाँ केवल सौर वायु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कण ही पाए जाते हैं। तो पूरे अगर हम देखते हैं कि यह बटा होता है 5 या हम कह सकते हैं 6 मंडलों में। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल को चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से ज़रूर समझ आ गई होगी। अब अगला हम बात करते हैं जो पर्यावरण का दूसरा है वह है जलमंडल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हम सभी जानते हैं कि जलमंडल का अर्थ ही होगा कि पृथ्वी पर उपस्थित जल में पाए जाने वाले जीव एवं जल का सभी बॉडीज़ जो हैं वाटर बॉडीज़ को सम्मिलित कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी वाटर बॉडीज़ को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदियाँ, झील, झरना, तालाब तथा ग्लेशियर आदि भी आते हैं। और पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो होता है वह जल से घिरा होता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो जलमंडल का विस्तार आप ऐसे भी समझ सकते हो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लेकर के विश्व का जो सबसे गहरा गर्त होता है मेरियाना गर्त, जिसकी जो गहराई होती है वह होती है 10994 मीटर। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा गहराई की ये गर्त है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट पर भी बर्फ़ के रूप में जल पाया जा रहा है और यहाँ मरियाना गर्त में भी जल पाया जा रहा है। तो जल बहुत है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि 71% पृथ्वी पर जल होता है, जिस कारण इसे ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति भी जल से हुई है हम सभी जानते हैं। और इसी कारण आज भी जो जलमंडल है उसमें सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात स्थल मंडल की अपेक्षा जलमंडल में जीवों की संख्या अधिक है और जीवों की विविधता भी बहुत अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल के बारे में भी आप जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी या जिसको हम कह सकते हैं बाहरी ऊबड़ खाबड़ सतह को ही स्थल मंडल कहते हैं। यह विभिन्न पर्वतों, गर्तों, मैदानों, पठारों, रेगिस्तानों आदि से मिलकर बना होता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं स्थलीय व वायवीय जीव आ करके रहते हैं। इसमें बहुत सारे विशाल वृक्ष, विशाल जीव और भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े वन आदि उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर लगभग 29% कितना परसेंट 29% भाग जो होता है वह कैसा भाग होता है? स्थल मंडल होता है। चूँकि हम जानते हैं कि पृथ्वी में 71% यदि पानी है तो 29% क्या होगा? पृथ्वी की सतह स्थल से ही बनी होगी और जो वायुमंडल है वह पृथ्वी की सतह से लेकर के 300 किलोमीटर तक होता है और इसके बाद यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो इतना टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगले वीडियो टॉपिक में हम और अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप क्लास 12th में हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।